ब्रह्मांड की शुरू हुई और बिग बैंग के बारे में हम कह जानते हैं कि हाउ डू द यूनिवर्स बिगिंस द व्हाट डिड द नो अबाउट द बिग बैंग। यानी कि मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव द यूनिवर्स बिगन टू द बिग बैंग अबाउट 14 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी से मिला रहे हैं, जहां पर आप प्लैंक चरण आप देख सकते हैं कि प्लैंक चरण जो है वो कैसे काम कर सकता है। यहाँ पर मूव कीजिए इसको और मूव वेट। देखिए ये जो आपको क्वार्क, इसको बोलते हैं क्वार्क चरण, जो 4 मौलिक बलों में और वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है और अधिक संख्या में बर्खास्त विलयंस उपस्थित होते हैं। मूव कीजिए इसको, मूव कीजिए, मूव मूव कीजिए। अब आगे आप देख सकते हैं कि बिग बैंग के जो न्यूक्लियोसिंथेसिस थे, जो ब्रह्मांड का तापक्रम ऐसे बिंदु पर लगभग 1 बिलियन डिग्री पर आया था, जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा एक साथ मिले थे और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का अधिकांश हीलियम और हाइड्रोजन के लिथियम और सृष्टि से हुई थी, जो कुछ दिनों के बाद ये प्रतिक्रिया समाप्त हुई। और क्योंकि ब्रह्मांड का तापक्रम अलग हो चुका था, इस चरण के अंत में आज की भी हीलियम का परमाणु सृजित होते हैं। मूव कीजिए इसको। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंधकार युग आया था। इस अंधकार युग में क्या क्या मूवमेंट हुई थी, आपको इस मूवमेंट को बता रहे कि प्रथम परमाणु तो प्रथम तारे के निर्माण के बीच में मध्यवर्ती अवधि का अंधकार युग की संज्ञा दी गई। और चूंकि हमारा पहला तारा उस समय सृजित नहीं हुआ था और इसलिए पृथ्वी कभी भी इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकाश को नहीं पा सकती थी, इसलिए ब्राउन ब्रिथ और CMB-8 जैसे अन्य आंकड़ों का उपयोग करते थे। इसको मूव कीजिए। उसके बाद देखिए जब आपका एक प्रारंभिक तारे का जब उत्पत्ति हुई तो उसमें क्या हुआ कि पूरे अंधकार युग के दौरान ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ठंडा होकर शून्य के ऊपर डिग्री तक ठंडा हो चुका था और ब्रह्मांडीय गैस के घनत्व को गुरुत्वाकर्षण बढ़ा था और फलस्वरूप छोटे से घने बादल इतने गर्म हुए कि हाइड्रोजन और हीलियम के विलय के प्रथम तारे की उत्पत्ति हुई और प्रथम पीढ़ी के बहुत से तारे भारी भरकम सूर्य से कम 100 या उससे काफी गुना भारी अल्पायु थे। अब तारक पुंज और उनका विकास बताते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी के तारों और सृष्टि के समय द्रव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तारक पुंजों की सृष्टि करते रहे और इसके बाद ये तारक पुंज विचरण करने लगे और एक दूसरे से टकराकर सुपर क्लस्टर्स की रचना करने लगे। जब कभी भी तारक पुंज टकराए, गैस एवं धूल के मंथन के बाद गर्म होकर उनमें से कुछ नए तारे बने और प्रवर्ती काल में ये तारक पुंजक समय के साथ साथ धीरे धीरे तारों के दीर्घकाल वृत्ताकार बॉल, सुंदर चक्रवाकार और तारा पुंजक में प्रतीत होने लगे, जिन्हें हम आज देखते हैं। मूव कीजिए इसको। वेट। उसके बाद आता है सौर प्रणाली की संरचना। जब सौर प्रणाली की संरचना हुई तो उस टाइम बिग बैंग के लगभग वर्षों के बाद हमारा सूर्य गैस और धूल के अंबार में निर्मित हुआ और यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, लेकिन तारों और प्रवृत्ति की पीढ़ियों द्वारा सीरीज भारी तत्वों कुछ संदूषण के साथ भी हुआ और तब सूर्य की रचना हो रही थी। मूव कीजिए। वेट। और उसके बाद हम आते हैं अपने भविष्य के बारे में, जिसको हम फ्यूचर जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के लगभग इतने मिलियन के वर्षों के बाद ब्रह्मांड के बड़े पैमाने के व्यवहार में तीसरी बार बदलाव आया और बिग बैंग के लगभग मिलियन वर्ष बाद ब्रह्मांड पर विकिरण का प्रभुत्व हुआ और बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था और पदार्थ प्रधान युग में विस्तार धीमा हो गया था, क्योंकि प्रारंभिक विस्तार में गुरुत्वाकर्षण के बोल वाला था और बिग बैंग की इतने बिलियन वर्ष बाद लेकर अब तक के अवलोकनों से साबित हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। और फ्यूचर में और आगे बढ़ते हैं। अब तक की सबसे संकीर्त अवधारणा ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है, जिसके डार्क एनर्जी यानी कि डार्क एनर्जी के रूप में माना जाता है, कि जिसके लिए जिम्मेदार वर्तमान का डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घटक माना जाएगा। यहाँ से बिग बैंग खत्म।